सिंसियर हो जाए। Hello and welcome to Unacademy. My name is Sheena and I take sessions, English sessions on Unacademy. आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं आप लोग को वैकेंसीज के जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए। आपको पता है एसबीआई क्लर्क का हम लोग वेट कर रहे थे वैकेंसीज का, उसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं उसका परमानेंट होने का, और उसके साथ में अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन आना, दिस इज अगेन अ सरप्राइज। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ द थिंग्स एज वेल एज विल बी टेकिंग अप योर जनरल डाउट्स। So please stay tuned throughout the lecture. Will be taken over by Rajiv, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी चैंपियंस को वेलकम है। माय नेम इज राजीव मिश्रा, जियो एजुकेटर। तो कंसर्न बहुत कॉमन सा है कि बीइंग ए स्टूडेंट हमारे मन में क्या चल रहा है और क्या क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होंगी, सभी पे हम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा और बहुत मजा आने वाला है। यानी आप एक फील करेंगे जो नहीं हम लोग में एनर्जी की कमी होगी, तो उस एनर्जी को हम लोग एनहेंस करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, चलिए ओवर टू फाल्गुनी मैम। Okay. Hello everyone. Welcome to an academy. This is your mentor Falguni Bagashia. हम आपको मेंटर करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। एंड अगर हम आज के इस सेशन का मोटिव कहें तो गाइज आई एम सो श्योर कि हर कोई अब स्ट्रैटेजी बनाने में कंफ्यूज हो रहा रहेगा, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी बना रहे थे एसबीआई के हिसाब से और अब आ गई आरआरबी की वैकेंसी। तो भाई अब इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि अपना जो बॉल रहे अपने कोर्ट में रहे, वो डिस्कस करने वाले। तो जो जुड़ा है वो जल्दी से शेयर करो और बाकी बच्चों को लेकर आ जाओ ताकि हर कोई इस स्ट्रैटेजी को समझने में, बनाने में सभी को हेल्प हो सके। ठीक है, चलो ओवर टू यू सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और मैं आपको क्वांट पढ़ाता हूं। तो जैसे कि डिस्कशन आज जो है आरआरबी पीओ क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे आज याद आ रही है कि लास्ट ईयर आरआरबी का पेपर था और अचानक से डेट को पोस्टपोन किया और फिर जो है एक दिन बाद जो है एडमिट कार्ड जो है वहाँ पे आ गए। और अभी हम देख रहे थे एसबीआई क्लर्क का जो है पोस्टपोनमेंट हुआ और कहीं डाउट है कहीं वैसा कुछ नहीं हो जाए, और सडनली जो आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आ गया। तो राजेश सर आप बताएंगे अब बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा? अचानक से बच्चे रिलैक्स हो गए थे और फिर नोटिफिकेशन आया कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे, तो बहुत एक्सट्रीम सी सिचुएशन है सर। आगे धर्मेंद्र एक्चुअली मैं कहूँ आपको तो बहुत ही सेम सिचुएशन अभी देखने को मुझे मिली जस्ट 10 डेज पहले। एक बच्चे ने मुझको कहा कि सर अब सुनने में आया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया है। तो मैंने उनसे बड़ा प्यारा से एक प्रश्न पूछा, हमने ये बताओ भाई आपका काम क्या है? तो उसने कहा सर मेरा काम तो बस पढ़ना है। हमने कहा तो फिर बाकी क्यों सोच रहे हो कि क्या हो रहा है? अगर बैंक की वैकेंसी पोस्टपोन हुई है तो पोस्टपोन हुई है ना, खत्म तो दिन हुई है। हम लोग को बस तैयारी करनी है। अभी जरा सोच लो, अभी आप इस पे फोकस करो कि पता नहीं कब स्टार्ट होगा। उनको कुछ नहीं दिक्कत होती है, बैंक वालों को तुरंत कह देंगे 2 दिन बाद एग्जाम है। जरा सोचो क्या आप 10 डेज में अपने को रिवाइज कर पाओगे? क्या अपने को आप कैलकुलेट कर पाओगे? तो बोला सर नहीं कर पाएंगे। तो बस सोचना ही नहीं है। अगर वैकेंसी पोस्टपोन हुई है तो एग्जाम होगा, गारंटी है। हमारा काम क्या है? हमें बस फोकस करना है। और मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अगर आपको याद होगा धर्मेंद्र सर, लास्ट ईयर सारे एग्जाम हुए थे लगभग, आप अगर याद होगा जनवरी और फरवरी में एक साथ। दैट मीन्स अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी अगर परफेक्ट है जीत की तरफ, तो एक बार मेहनत होगी दोस्तों और सारे एग्जाम एक साथ निकलेंगे। यानी कि चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, इवन आरबीआई हो, कोई भी हो। तो इस पे फोकस नहीं करिए कि क्या चल रहा है, बस इस पे फोकस करिए आपका वीक पॉइंट क्या है। आज के समय में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आजकल बच्चों को यही है ना, वो दूसरों को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बीमारी क्या हमारे इंडियन भारतीय कि दूसरा क्या करता है हम उसको पहले देखते हैं। तो आप अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करिए, ये जहां तक मुझे लगता है धर्मेंद्र सर, और उस पर फोकस करिए कि आप उसको कैसे एनहेंस कर पाओगे और जो आपका बेस्ट पार्ट उसको और बेस्ट बनाइए। यही फोकस होना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय सोचने का नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी प्रेजेंट देखो, फ्यूचर अपने आप आपका अच्छा होगा। क्या बोलती है फाल्गुनी मैम? सर एग्जैक्टली मैं ये चीज सपोर्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे आपको एक क्वेश्चन आया, मुझे भी एक क्वेश्चन आया था। क्या अब ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है कि यार हम तो मैम प्रिपेयर कर रहे थे एसबीआई के हिसाब से और अब आरआरबी आ गया जिसके प्रीलिम के पेपर में ना इंग्लिश होता ही नहीं है। yes, इंग्लिश को पढ़े या इंग्लिश को जान गए, ये क्वेश्चन मेरे को पूछा गया। तो भाई मुझे सेम चीजें स्ट्राइक हुई जो सर आपने बताई। बच्चों भाई जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है कि आपने हर फॉर्म भरना है,
आप हर फॉर्म भरते हो, कोई भी नहीं छोड़ते हो, है कि नहीं? तो आपकी तैयारी भी किसके हिसाब से होनी चाहिए? हर टॉपिक के, हर एग्जाम के हिसाब से होनी चाहिए। जनरलाइज्ड पढ़ाई करो और फिर सब एग्जाम लिख दो, कोई ना कोई क्लियर हो जाएगी। परम्यूटेशन लगा लो, प्रोबेबिलिटी लगा लो, कहीं ना कहीं तो आप हाथ मार जाओगे, है कि नहीं? उसी Yes. तरीके से जितने बच्चे सोचते हैं कि यार मैं इंग्लिश छोड़ के हिंदी लेना, अगर सोचो तो भाई वो चीज, इफ आई टॉक अबाउट मी और हम जितने कैंडिडेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एवरीवन सजेस्ट कि भाई आप इंग्लिश कर रहे हो, वो सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। शायद एक एग्जाम में उसका पेपर नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब एग्जाम तुम ले लो, SBI तुम ले लो, IBPS तुम ले लो, RBI, सब में आने वाला है कि नहीं? और मैडम एग्जाम में तो फिर GD भी आएगा ही, इंटरव्यू भी आएगा, तो इंग्लिश का वेटेज तो हर जगह है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर मैं आपको। लास्ट 2 साल का मेरा ऑब्जर्वेशन है, बच्चे जो आरआरबी में हिंदी में फेल हुए हैं, इंग्लिश में फेल नहीं हुए। एग्जैक्टली, यस। हिंदी में फेल हुए हैं, तो बच्चों को लगता है कि वो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे जो हिंदी हम बोलते हैं, वो हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपको सोचना है कि वो हिंदी सब्जेक्ट है, वो हिंदी बोलते हैं वो वाली नहीं है। तो ये शीना, आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों के इस बारे में, बताइए। एग्जैक्टली, सही लेना चाहिए हिंदी और इंग्लिश। ख्याल से आप लोग को मैं इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लिश फैकल्टी हूँ तो बोलूंगी इंग्लिश लीजिए, पर क्योंकि हर सब्जेक्ट में जो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उस वजह से आपको इंग्लिश ऑप्ट करना चाहिए। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी तो चेंज नहीं करेंगे ना, IBPS के लिए, SBI के लिए, फिर आपको RRB देना है, फिर आप हिंदी पढ़ने बैठेंगे, आपके टाइम पर भी इफेक्ट होगा इस चीज का। और दूसरा, आपका ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहेगा ना 2 लैंग्वेजेस के साथ। एक लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उसको अच्छे से सीखते रहें। और इंग्लिश भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, मैम हमें 1 महीने में इंग्लिश सिखा दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। क्रैश कोर्स थोड़ी होता है किसी भाषा का। आप बचपन से हिंदी सीख रहे हैं, अब भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा डिसिप्लिन रहिए और लगातार इंग्लिश पढ़िए। और मैं चाहूंगी कि आप लोग हिंदी छोड़ के इंग्लिश ऑप्ट करिए, क्योंकि बाकी हर एग्जाम में आपके ऑफकोर्स जैसा सबने बोला है काम आती है ना, इंग्लिश काम आती है। हिंदी सिर्फ एक RRB के लिए आप कितना स्ट्रैटेजी, टाइम, कितना एफर्ट्स आप लगाएंगे, और फिर भी आपके लिए सब कुछ ग्रीक बन जाए या आपका कट ऑफ ना पार हो पाए जैसा सर ने बोला, तो दिस वोंट रियली बी अ गुड चॉइस। सो गो फॉर इंग्लिश, आई वुड रादर से। एक बात मेरे दिमाग में है जो जनरली बच्चे कहते हैं सर कि जब हम हिंदी और इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो हमें देखना चाहिए स्कूलिंग किस मीडियम में हुआ है। तो 10th 12th तक हिंदी मीडियम के रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? इसका बड़ा सिंपल से आंसर मैं देना चाहूंगा। अगर आप देखें, जैसे बच्चों के मन में बड़ा प्यारा सा डाउट आता है कि सर ये बताइए, राजीव सर या जितने भी मेंबर पूछते ही हैं कि सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, तो क्या मुझे बैंक में ज्यादा मैच्योरिटी मिलेगी बाकी लोगों की कंपैरिजन में? तो सेम मेरा कहना रहता है उन लोगों के, बेटा कि आपका जो एकेडमिक है इट इज जस्ट क्वालिफिकेशन। मैं BA किया हूं, मैं BCom किया हूं, मैं BSc किया हूं, डजंट मैटर फॉर मी कि मुझे बैंक में वेटेज मिलेगा। वेटेज कब मिलेगा कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां थोड़ा सा पूछता है कि आप बैंक में, क्योंकि बैंक में काम ही होता है सर अकाउंटेंसी का, तो थोड़ा सा काउंटर करता है कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स में, आप कितना पता चला मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं और मुझे ये नहीं पता कि एसेट्स क्या होता है। तो कहीं ना कहीं बैंक को लगता है कि देखो इसका तो बेसिक, मतलब एक एग्जांपल दो। तो वही मेरा कहना है कि लैंग्वेज का सर कभी भी बैरियर नहीं होता आपके सिलेक्शन में। आप जितना इंपॉर्टेंस इंग्लिश है, जैसे सीना मैम की बात से मैं सहमत हूँ, इंग्लिश तो जरूरी है, हिंदी भी ऐसा है, इंग्लिश, दोनों ही पेपर का वेटेज एक जैसा है। लोग ये समझते हैं बच्चे सर बेसिकली कि हिंदी बहुत आसान, एकदम नहीं, जैसा हिंदी वैसा ही इंग्लिश, बट दोनों को समझने में अंतर हो जाता है। क्योंकि वो हिंदी वो थोड़ी ना पूछता है कि बताओ गाय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये सिंपल सा। वो ये थोड़ी ना पूछेगा बताओ ऊपर का विलोम क्या होगा, दैट द लॉजिक हिंदी। तो कहीं ना कहीं हिंदी का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है, इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंस उतना ही होता है। डिपेंड करता है कि आप किसमें सर कंफर्टेबल हैं। कभी भी इसको नहीं देखिए कि दूसरा क्या करता है। हमारे भूतपूर्व एक कैप्टन थे माननीय धोनी सर, बहुत फेमस है। लोगों ने उनको कितना कहा कि आप जो ये हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं ये सूट नहीं करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को। और आज देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हीं के शॉट को फॉलो किया जाता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आप हिंदी में स्कोर कर पाओगे, बिल्कुल आप चूज करो, ये मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे तो इंग्लिश चूज करिए। ओके, थैंक यू सर। जैसे आपने मेरे को, आई एम सो सॉरी सर, सॉरी, एक क्वेश्चन कर रहे थे सर। हाँ,
सर जैसे सर ने बताया कि हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी चूज करिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश को चूज करिए। लेकिन देयर इज दिस थिंग, जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि प्रीलिम्स को हम फोकस करें या फिर मेंस को फोकस करें, तो क्या सर तो मेरा एक बड़ा छोटा सा इसमें आंसर मैं देना चाहूंगा, बड़ा सिंपल सा आंसर, बड़ा सिंपल सा फाल्गुनी में। जैसे कि आपने देखा होगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, उसमें फ्लोर 1 रहता है, फ्लोर 2 रहता है, फ्लोर 3 रहता है एंड सो ऑन। मेरा जरा एग्जांपल बताइए, अगर हम फ्लोर 1 से गिरते हैं तो चोट ज्यादा लगेगी कि फ्लोर 4 से गिरते हैं तो चोट ज्यादा लगेगी? बताइए ना, टू एवरीबॉडी दैट द लॉजिक। शायद 4th फ्लोर से गिरेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी। द सेम कंडीशन इन अवर बैंकिंग एग्जामिनेशन, इवन सारे एग्जाम में ऐसा होता है। आप अगर ये सोचोगे कि प्री में, जैसे मैम ने कहा कि है ना कि मैं प्री में फोकस करें कि ना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश नहीं है, यही मैम का क्वेश्चन था ना फाल्गुनी में? नहीं सर, इन जनरल प्री एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए या मेंस के पेपर्स पे फोकस करना चाहिए? तो बस वही कह रहा हूं, कभी भी फोकस प्री पे नहीं करिए साहब, क्योंकि प्री इज जस्ट क्वालिफाइंग नेचर। इसका पर्पस ही है जो वो नहीं, जैसे कभी कभी यार फॉर्म भर दे, क्या मुझे दिल्ली जाने का घूमने का मन करता है, समझिएगा दैट द लॉजिक। मुझे मन कर रहा है कि मैं अंडमान निकोबार घूमने, जब पापा अलाउ नहीं करे फॉर्म भर दूं क्या आरआरबी, क्या सोच रहा हूँ, पता चला गोवा में एक भी आरआरबी ही नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया गोवा से, दैट द लॉजिक। तो मेरा फोकस है कि आप हमेशा फोकस करिए मेंस के लेवल पे, क्योंकि मेंस करेंगे तो आपका प्री ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। और अगर आपको याद होगा फाल्गुनी में, द लास्ट ईयर, नॉट लास्ट इन दिस ईयर, इन जनवरी में बच्चों के हालात क्या हुए थे, प्री और मेंस में मात्र उन्होंने टाइम दिया था एग्जाम में 12 से 13 दिनों का मैक्सिमम। उस 13 दिनों में जरा बताइए, हम इंग्लिश को, जीए को, मैं जीए पढ़ाता हूं इतने सालों से, 12-13 सालों के, मैं कहता हूं लोग जीए को हमेशा कहते हैं कि बड़ा हार्ड पेपर है, जीए बहुत इजी पेपर है, बस डिपेंड करता है कि आप उस जीए को पढ़ते कैसे। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पर, डेट पूछता है एग्जाम में, हम लोग सभी लोग एग्जाम कहीं ना कहीं तो दिए होंगे, डेट पूछता है कि किस दिन क्या मनाते हैं। साल में दिन होते हैं 365 डेज, क्या कोई ऐसा दिन है कि जिस दिन कुछ ना कुछ हम लोग मनाते ना हो? दैट इज नॉट पॉसिबल। अब बच्चे थोड़ा आजकल टैलेंट को, एक्चुअली बच्चों की गलती नहीं यार, जब जो उनका एनवायरमेंट है, जो सोसाइटी है, वो मतलब बताता नहीं है क्लियर से। जरा ये बताइए, एक नंबर के लिए वो क्या करते हैं बेचारे, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, गूगल पे लिखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द ईयर, फिर उसको डाउनलोड करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं मात्र 1 नंबर के। तो मेरा कहना है कि आप इस पे फोकस मत करिए कि प्री पे दें कि मेंस पे फोकस हमेशा मेंस पे ही होना चाहिए मैम, हमेशा, क्योंकि मेंस ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप प्री आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। क्या बोलती है सीना मैम? प्लीज सर, आई Exactly. कंप्लीटली एग्री विद यू। या मैं कुछ टफ facts- चीजों के लिए तैयार करें, इजी चीजें तो खुद ब खुद तैयार हो जाएंगी ना। कुछ So, कुछ yeah. इम्पोर्टेंट चीजें मैं भी डिस्कस करना चाहता हूँ सर। आपने हाँ, बहुत धर्मेंद्र अच्छी सर। बातें बताई अभी। एक तो बच्चे जैसे जब भी पेपर दे के आते हैं, प्रीलिम्स की बात करें, लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, शीना मैम आपको भी और फागुनी मैम आपको भी, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया है, तो यूजुअली बच्चों का अटेम्प्ट रहता है 35 है सर, 34 तो आ ही जाएंगे, ठीक है, 30 है तो 29 तो आ ही जाएंगे सर, 20 के है तो 19 तो आ ही जाएंगे। फिर आपका रीजनिंग का आता है, तो रीजनिंग में कहते हैं सर 30 के मेरे 26 सही है, मतलब 80% तक आउटपुट रहता है उनका। 35 के है तो सर 30-31 तो आ ही जाएंगे। और जब वो इंग्लिश की मैं पूछता हूँ उनसे, तो सर 30 अटेम्प्ट किए, मैं पूछता हूँ कितने आएंगे, तो अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला इसका। तो उसका आंसर बड़ा यूनिक, वो कहते हैं कि सर 20 अटेम्प्ट करूंगा, पता है कि सर 12 तो गलत होगा ही होगा, तो 12 के 3 नंबर गए तो सर 7 नंबर तो आ जाएंगे। ये तो बच्चों का आंसर होता है इंग्लिश के लिए। क्या बैंकिंग की इंग्लिश में ऐसा क्या है कि, क्योंकि एसएससी की इंग्लिश में बच्चे बता पाते हैं कि इतना स्कोर आएगा, लेकिन बैंकिंग में कभी बता नहीं पाते कितने स्कोर आएगा, ये क्या वजह है मैम? ये जानना चाहता हूँ दोनों से। बैंकिंग, ओके, आई टेक द टर्न टू टॉक नाउ। बैंकिंग का जो एक्चुअली पूरा सिलेबस है ना, बच्चे फोकस करते हैं एसएससी में, तो आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट रख ली, आपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस रख लिए, आपने एक्टिव डायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव वॉइस या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस कर ली, तो उसी से ही आपके मेंस में 60 क्वेश्चन तो वैसे ही निकल गए, ठीक है। तो यहाँ तो ज्यादातर रटने वाली चीजें हो गई, आपने रट लिया, काम खत्म हो गया। ज्यादातर बच्चे रीडिंग पर फोकस ही नहीं करते हैं। रीडिंग इसलिए चाहिए क्योंकि बंदे को सही से कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए, इंग्लिश को कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। अगर
पर क्योंकि बैंकिंग में हो या कोई भी एग्जाम आप ले लो, कैट ले लो या फिर एनी अदर एग्जाम, इफ आई टॉक अबाउट GRE एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्स में इंग्लिश आपकी समझ मांगता है। और समझ तब आती है जब आप रीडिंग शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके रीडिंग शुरू करें। रॉकेट साइंस नहीं है, एक दिन में आप उठाएंगे बुक, आप बंद करके रख देंगे मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ सकता। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग समझ आने लगेगा, इंग्लिश समझ आने लगेगी। और जिस दिन आपकी समझ आ गई, उस दिन बैंकिंग और SSC में सर्टेनिटी दोनों में आ जाएगी। वहां रटना नहीं पड़ेगा आपको। समझ से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो बस यही डिफरेंस है। SSC रट के हल्का सॉल्व हो जाता है, लेकिन बैंकिंग में समझ चाहिए, और समझ आती है रीडिंग से। सो अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट रीडिंग, तब तक आपका बैंकिंग एग्जाम मेंस तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी टू से। तो इसलिए सारे लोग जो भी सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग रीडिंग शुरू करिए। हर उस चीज से जो छोटी छोटी चीजें आपको पसंद है, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, बॉलीवुड हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, क्रिकेट, स्पोर्ट्स हो गया, एटसेट्रा, किसी भी चीज के बारे में पढ़ें, पर पढ़ें, तभी बैंक एग्जाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये मेरा आंसर था। वैसे भी मैम ने जो कहा उसको मैं अग्री करती हूँ। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहती हूँ। एडिशन क्या करना चाहती हूँ गाइज, हम जब बैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? बैंक पे जाकर बैठना, वहां पर काम करना। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे तो वो डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। तो गाइज, तुम्हारी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू प्रीलिम्स एंड मेंस। आप ये लिमिटेड नहीं है। आपकी ये जो पढ़ाई है वो आपको वहां पर भी काम आने वाली है। तो थोड़ा सा अपना जो हॉरिजन है उसको ब्रॉड करते हो। अगर आप सोचते हो कि ये मुझे लाइफ टाइम करना है, जरूरी है, तो आप अभी से कर भी जाओगे, रीडिंग हैबिट डेवलप कर लोगे। तो उस हिसाब से सोचो, धीरे धीरे आपको ग्रास्प आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा इस सब्जेक्ट में, है कि नहीं सर? यस मैम। सेंटर फिल करने के बारे में कि सर कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। और मैं इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकता हूँ कि मैं जनरली काउंसलिंग भी लेता हूँ स्टूडेंट्स की, तो पेरेंट्स भी कई बार मुझसे बात करते हैं। तो लास्ट ईयर की बात है, काफ़ी जो है पेरेंट्स ने बताया लास्ट ईयर से कि हमारे बच्चे को गोवा जाना पड़ रहा है सर। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि उसका सेंटर जो है RRB का गोवा है, उसको 7 दिन पहले जाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। बच्चों को ये लगता है कि वो दूर फॉर्म भरेंगे, घूमने चले जाएंगे, या घर से, मतलब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अभी नहीं पता होती हैं कि उन्होंने, अगर मान लो कहीं साउथ इंडिया से फॉर्म भरा है तो लैंग्वेज का बैरियर होता है। अगर आपने ऐसी जगह से भरा है जहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है तो आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर, बताइए। सर मुझसे यस सर। एक्चुअली देखिए, मुझे अपना मतलब पहले का मुझे समय याद आ गया। हम लोग एग्जाम लेते थे काफी साल में। एक्चुअली कंसर्न इस बात का नहीं कि आपने फॉर्म कहाँ से भरा और किस सेंटर क्यों भरा। जैसे RRB में सबसे बड़ा एक फैक्ट ये होता है सर कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, आपको वहां का रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए कंपल्सरी। नहीं तो फिर आपको एक पेपर देना होता है, रिटर्न के बाद देना होता है, वेरिफिकेशन से पहले देना होता है कि सपोज मैंने फॉर्म भर दिया महाराष्ट्र से, आई डोंट नो नथिंग अबाउट द मराठी। तो भाई लॉजिकल है कि हमने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा तो हमें मराठी तो आने, क्योंकि भाई महाराष्ट्र के बाहर तो मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी। दिस इज RRB, दिस इज नॉट अबाउट बात है कि IPS हो गया कि आपका PO है तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, कि RRB है। RRB में या तो आप फॉर्म भरते हो कलर के लिए, या तो फॉर्म भरते हो, नॉर्मली हम बात करते हैं स्केल 1 ऑफिसर के लिए, दोनों में ही पोस्टिंग आपके स्टेट्स में ही होती है। तो बहुत ऐसे बंदे होते हैं जो बेचारे, जैसे मैं वो कहूंगा कि जो ये भी देखते हैं कि कौन सा स्टेट में वैकेंसीज कितनी ज्यादा है। तो पहले तो ये चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलता है। अब तो आपको एक बैरियर डाल दिया कि आपको लैंग्वेज भी आना चाहिए, नंबर 1। तो मेरा ये कहना है कि आप जहां से भी फॉर्म भरिए, आप वहां के लिए देखिए आप क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं। ये तो बहुत लोग सर इस कारण भी दौर से रिजेक्ट हो जाते हैं ना, उनको पता ही रहता है बाकी डिटेल, वो फॉर्म भर देते हैं बाकी। पहले होता था, लेकिन अब राइट नो ऐसा नहीं होता है। तो अब जैसे लोग यूपी में फॉर्म भरते हैं कि वैकेंसी ज्यादा है, ऐसा नहीं, कहीं भी फॉर्म भरिए जहां के लिए एलिजिबल हो, और आप फोकस करिए, चाहे यूपी की एक सीट हो, चाहे अंडमान। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी फैमिली से रिलेटेड है। मेरा छोटा भाई सर CS है, कंपनी सेक्रेटरी, यंगर ब्रदर, एंड राइट नाउ NBCC कंपनी है भारत सरकार की सर, उसमें पोस्टेड। 2012 में एक वैकेंसी निकली थी पूरे इंडिया में, एक CS की, ओनली 1। और आप बिलीव करो, जितने भी विद्यार्थी सुनिएगा इस बात को, सभी लोग, उस एक सीट के लिए उसने फाइट किया, और आज राइट नाउ उस NBCC में वो काम करता है। तो कभी इस बात पे मत फोकस करो कि वैकेंसीज कहां पर ज्यादा है, आपको फाइट करना है एक सीट के लिए।
अब वो एक सीट कहां पर भी हो, अगर उस एक सीट के लिए आपकी जो तैयारी हल्का सा भी कम होगा तो दूसरा ग्रैब कर लेगा। यस तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गुजरात भर दे और ऐसा ना हो कि अंडमान निकोबार भर दे, जहां की आप एलिजिबल हो सर वहीं से। हाँ सर। वैकेंसी काफी बच्चे कह रहे हैं सर वैकेंसी बहुत कम है, और इस बात का भी जवाब आपने दे दिया कि वैकेंसी आपको एक और भी जीए बढ़ा दो, देख बता रहा हूँ क्यों कम है, क्योंकि अभी फिनांस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड कर दिया है, लेकिन बच्चे इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। रीजन इसके पीछे दूसरा है कि जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको उनमें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज करने की बात कही जा रही है। यानी आने वाले समय में आज जो हम आरआरबी को देखते हैं 43 राइट नो एक्टिव है, ये पहले और भी ज्यादा थे सर, और अभी 43 राइट नो एक्टिव है। क्यों? इसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि कहने की मर्जर के कारण बैंकों को बहुत बेनिफिट्स भी होता है, कुछ लॉस भी होता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हम सभी लोगों को कहते हैं कि कहने की समय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पता होगा सर इस साल सीईटी क्या पता आ जाए लास्ट ईयर में, भाई सीईटी पता होगा, उसमें तो ये भी नहीं होगा कि बैंक और एसएससी और रेलवे, इट इज कंबाइंड एग्जामिनेशन सीईटी। तब उसमें क्या कहोगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, भाई रेलवे को तो इंग्लिश मतलब नहीं, लेकिन अब तो हो जाएगा सीईटी, तो क्या करोगे? तो इसको भी सोचते हुए इस साल की जो वैकेंसी है, मतलब ऐसी वैकेंसी है कि मतलब डू एंड डाई, अगर हो गया तो जय विजय, और नहीं हुआ तो दिक्कत तो होनी है थोड़ी बहुत। तो एकदम जितना भी सारी भावनाएं सबको कंट्रोल करिए और एग्जाम दीजिए। मेरा यही लोगों सभी लोगों से विद्यार्थियों से बस यही अनुरोध है। हाँ सर। सर मैं तो जैसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी बहुत सारे सवालों को जवाब तो पहले से दे दिया, ठीक है, कहीं आपने डिस्ट्रैक्शन की बात करी, भावनाओं को कंट्रोल करने की, और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा काउंसलिंग आती है सर मैं टेबल पे बैठा हूँ, दिमाग आ ही नहीं पाता, पता नहीं कहाँ कहाँ चल, और आजकल यंग बच्चे हैं सर, बहुत सारी बातें होती रहती है बैकग्राउंड में, लेकिन और ये सामने एक ही चांस है, सीईटी उसके बाद आने के चांस है, तो मतलब क्या सजेशन देंगे बच्चों को? डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक बैन कर दिया फेसबुक ने, लेटेस्ट न्यूज बताता हूं आपको। उसने कहता कि बच्चे की थॉट देखिए यार, हम लोग भी कैंडिडेट्स हैं, उसकी तरह सोचना पड़ता है बच्चों के लिए। अभी इस बच्चे जितने भी देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया, लेकिन इस बच्चे को ये नहीं पता कि फेसबुक का जो चेयरमैन है वो मार्क जुकरबर्ग है। बस यही लैकिंग। हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं आज के समय में, लेकिन क्या पढ़ना है ये लैकिंग है। यूट्यूब हम लोग कहते हैं, हम लोग क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन आप सब लोग फैमिलियर भी होंगे, जो हमारे प्लस कोर्स हैं, जो हम प्लस में बैच के फॉर्म में पढ़ाते हैं, उसका वेटेज कितना ज्यादा होता है, उसमें बच्चों को कितना बेनिफिट होता है। तो मेरा बच्चों को बस यही सजेशन है सर कि ये समय इस बात का नहीं कि हम इस समय पे सोचें, आप प्रॉपर एनालाइज करिए। और मल्टीपल बैचेस ऑलरेडी हमारे यहाँ चलते हैं, रन भी हो रहे हैं, विद्यार्थियों का भरोसा है अकेडमी पर। किसी भी एक बैच को ज्वाइन करिए और रख जाइए। एक कहते हैं ना, बिहार में एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, दशरथ माझी का नाम, जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए कि अपनी वाइफ को बचा नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। अगर वो इंसान कर सकता है 18 साल में, तो हम और आप क्या हैं सर? बहुत छोटी सी बात है। तो ऐसा कोई नहीं कि आई कांट में से कांट को हटाइए और कहिए आई कैन डू एनीथिंग, तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। है कि नहीं फाल्गुनी मैम? सर अग्रीड सर। मेरा तो यही हमेशा हमारे पास विल पावर है तो तुम बस चीज कर सकते हो सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। धर्मेंद्र सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लिखते हो तो उसमें उसको तोड़ा जाता है तो आई एम पॉसिबल बनता है। यस यस यस। मैथ के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? मैथ बहुत डर लगता है मैथ से, मैं लिटरली बताऊं, मैं मैथ से बहुत डरता हूं कि ना मुझे स्क्वायर याद होता है, ना मुझे स्क्वायर रूट याद होता है, ना मुझे एसआई का फॉर्मूला याद होता है। बट मुझे भी बैंक का फॉर्म भरना, मुझे बैंक की जॉब के लिए क्या गाइड करेंगे मैथ्स के लिए? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होता है, और नॉन मैथ्स के साथ में हिंदी बैकग्राउंड भी होता है, तो मतलब मैथ्स अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैंक को देख के फोबिया रहता है साथ में उनको कि जो है मैं बाकी लोगों के बराबर कर पाऊंगा कि नहीं। मतलब मैं यहाँ पे कंपटीशन इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जब वो कॉम्पीट करते हैं, और बीटेक वाले जनरली इंग्लिश मीडियम हो गए क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में रहता है, तो उनको एक तो मैथ्स नहीं होते, एक साथ में जो है बीटेक वालों से। तो पहली बात तो मैं बता दूं, वो मैथ्स जो है जो बीटेक वाले पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, और आप जो पढ़ रहे हैं वो मैथ्स जो है वो एप्टीट्यूड है। मेरा सिंपल हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ बच्चा बीटेक वाले को बीट कर जाता है, किस दम पे? रेगुलरिटी के दम पे। तो सबसे पहला फंडा ये होता है कि आपको मैथ्स पढ़ने के लिए सिस्टमेटिक वे में पूरा कोर्स पढ़ना होता है। मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक इसलिए बोला कि अगर आप डायरेक्टली अर्थमेटिक पढ़ने चले जाओगे
तो आपको पता है वापस लौट आओगे आप बोलोगे ये तो नहीं होगा भाई। लेकिन स्पीड मैथ्स आप पढ़ोगे, देन आप जो है अर्थमेटिक पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आप इंजॉय करने लग जाओगे। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है सर टॉपिक वाइज, कि हम सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम स्पीड मैथ्स पे जाते हैं, फिर हम जो है परसेंटेज टॉपिक उठाते हैं, फिर उसके सारे पैटर्न्स करते हैं। तो ये एक मैंने स्टडी प्लानर बना रखा है, जो प्लस पे मेरे कोर्सेज भी उसी तरीके से चलते हैं। तो एक सिलेक्शन बैच के नाम से चलता है सर मेरा, तो उसमें मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको कोर्स कराता हूँ। तो वहाँ अगर आप प्रॉपर, मैं जनरली 4 महीने का टाइम मांगता हूँ बच्चों से। अब क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में 2-2.5 महीने में हम कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड प्लस में लाइव का जो कॉम्बिनेशन अनअकैडमी पे बेस्ट है सर। मतलब मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि मैं किसी भी बच्चे को 2 महीने में तैयारी करा सकता हूँ सर, बढ़िया वाली। कैसे? मुझे सबसे पहले उसको जो है फर्स्ट वीक है उसको बेसिक कैलकुलेशन कराना होता है, उसके बाद एक तरफ मैं उसको रिकॉर्डेड दिखाता हूँ, दूसरी तरफ मैं प्रैक्टिस कराता हूँ लाइव पे। तो ये एक कॉम्बिनेशन में चलाता हूँ, जिसकी वजह से मैं 2 महीने में बच्चों को पूरा अच्छे से तैयारी करवा देता हूँ। लेकिन पहला रूल है सर, वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करना होता है पेपर पास करने के लिए, साथ में टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देने होते हैं, देन आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आएंगी, फिर उन टॉपिक्स को हम रिकवर करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच अगर कोई बच्चा फॉलो करता है तो सर मैथ्स में बहुत ईजिली हो जाता है। एंड बेस्ट चीज़ है मैथ्स की सर, मैं बताता हूँ आपको, मैथ्स धोखा नहीं देता सर। मतलब आपका जीके धोखा दे जाता है। नहीं सर, जीए तो बचाता है, मैथ्स में तो जीए ही बचाता है सर। सबसे बड़ी धोखेबाज तो इंग्लिश है। मतलब मैं नहीं, क्या बोलती है सीना मैम, इंग्लिश धोखेबाज है? मैं आपको बताता, इंग्लिश जब बचाता है ना तो कोई उसके आगे स्टैंड नहीं करता है सर। नंबर अगर बंदा क्वालिफाई करता है या निकलता है सिर्फ इंग्लिश की वजह से निकलता है। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि वफादार सब्जेक्ट है। मैम आईबीपीएस पीओ का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखिए आप, मेरे बच्चे जिनके 68 मार्क्स है आईबीपीएस पीओ में, और इंग्लिश में कितना 6.75 कट ऑफ थी, 6 नंबर आ रहे हैं उनको। मतलब लाइक आप जो है वो बच्चे टच ही नहीं करना चाहते। तो मैं एक्चुअली पता है धर्मेंद्र सर, एक्चुअली जो स्कोर हम लोग बच्चों को दे देंगे, हम लोग एक सेशन लेके बच्चों को बता देंगे कि बच्चों को पता ही नहीं है, दैट इज नॉट स्कोर, दैट इज स्टैंडर्ड वेटेज रेशियो। वो वेटेज स्कोर देता है आईबीपीएस। बच्चों को शायद पता होगा, पर जितने विद्यार्थी देख रहे हैं आप, लोगों तक बचाओ, बच्चों को बताओ, गाइड करो। दैट इज नॉट स्कोर कि मैंने 100 नंबर अटेम्प्ट किया, मेरा 10 गलत हो गया, तो आप कहोगे कि मेरा 2.5 नंबर तो कम हो गया, तो आई गॉट 87.50, तो दैट इज योर स्कोर। बट फाल्गुनी मैम ने 90 ही अटेम्प्ट किए और मैम का सिर्फ 2 गलत हुआ, तो मैम का भी तो स्कोर 87.50 हो गया। द सेम इज कंडीशन। बट जो फाल्गुनी मैम का वेटेज है वो हमसे अच्छा है और मेरा जो वेटेज है वो डाउन है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू, दिस इज आईबीपीएस। ये बहुत विद्यार्थियों को पता नहीं है। इंडिया में 3 ही तरीके के रिजल्ट्स होते हैं, या तो सिंपल 0.25 कटा नंबर दे दिया जस्ट लाइक ए रेलवे, द सेकंड इज कॉल्ड परसेंटाइल इन द कैट मैट एक्सेलराइज, और तीसरा होता है हम लोग कहते हैं बैंक एग्जामिनेशन। वो आपको स्कोर नहीं देता है डियर विद्यार्थियों, वो आपको देता है परसेंटेज, मतलब वेटेज देता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम एक दिन में नहीं होता, एग्जाम होता है 2, 3, 4, 5, 6 दिन में। अब सपोज पता चला कि मेरा एग्जाम टुमारो है और मेरे में मैथ इतनी आसान पूछ दिया कि मैंने धर्मेंद्र सर को खुश करके कहा, सर मैंने तो 35 में से 34 रेड करके आए, आप गारंटी इस बार मेरा है। और बेचारी सीना मन गई एग्जाम देने, उनका मैथ इतना खराब हो गया। यानी कि मेरे साथ आईपीएस ने अच्छा किया, मैं भी सर बुरा। इसीलिए याद रखना, आईपीएस एक कंपोज स्कोर देता है, सर आप लोग एग्री करोगे, एंड दिस इज कॉल्ड वेटेज। ये विद्यार्थियों को पता भी होना चाहिए। जैसे आपने वेटेज के बारे में बताया बच्चों को अच्छे से कि इस तरीके से आपके मार्क्स एग्रीगेट किए जाते हैं, तो इसी तरीके से आप सर ये बता सकते हो कि कैसे हर सब्जेक्ट को सैग्रीगेट करके एक दिन में कितना एक सब्जेक्ट को देना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, आप ये शेड्यूल में उनको मदद कर सकते हो? देखिए फाल्गुनी मैम, जहां तक मैं हेल्प कर रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं जीए का एजुकेटर, मैं जीए बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं इसको डील करूं जीए के लिए, देन गो फॉर द इंग्लिश और मैथ के लिए आप लोग महागुरु बैठे हैं सामने। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट है जीए। अगर एग्जाम हमारा अगस्त में होगा, समझिएगा विद्यार्थी जितने भी देख रहे हो, जो आगे देखेंगे, तो लॉजिकल है कि जैसे कुछ ऐसे बैंक, मैं नाम ले रहा हूँ बैंकों का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर, उसको आप काउंट मत करो। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, उसको काउंट मत करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, उसको काउंट मत करो। 3 बैंक को नाम छोड़ दो।
बाकी जितने भी आप बैंक इंडिया में देखते हो, इंक्लूडिंग सिडबी ऑल्सो, जो एग्जाम्स लेते हैं इंडिविजुअली, वो सारे मैक्सिमम 7 to 8 मंथ तक जाते हैं बैक में. दिस इज कॉल्ड करंट अफेयर्स. दिस इज कॉल्ड करंट अफेयर्स. अब उसमें भी समझिएगा दोस्तों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो ये नहीं पूछेगा कि इंडिया का पहला बैंक कौन था. वो ये जरूर पूछेगा कि 2020 में कुछ बैंक मर्ज हुए हैं, उनमें से कौन सा बैंक मर्ज नहीं हुआ, इट माइट बी, या क्या पॉलिसी रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी करंट से रिलेटेड है. और ये गारंटी है, जैसे आपका एग्जाम होगा अगस्त में, अगर आप आरआरबी की बात करते हैं, अगर हम आईपीएस के लिए जाते हैं तो सितंबर या अक्टूबर के लास्ट में होगा लेथोलॉजी, और मेंस होगा नवंबर अक्टूबर के आसपास. तो जब भी आपका मेंस हो फाल्गुनी में, उससे 7 to 8 मंथ बैक में जाना है और करंट को रिवाइज करना और कुछ नहीं करना है. उसी करंट में स्टैटिक भी होगा, उसी करंट में याद रखना बैंकिंग भी होगा, और उसी करंट में सिंपल करंट अफेयर्स भी होगा. सुशील जो रेसलर हैं लगातार न्यूज में, इट्स लॉजिकल. उसमें ये नहीं पूछेगा कि वो किन कारणों से न्यूज में थे, बताइए कारण क्या है. वो जरूर पूछेगा कि उन्होंने भारत की तरफ से जो सिल्वर मेडल जीता, वो कौन से ईयर में जीता. ये ऐसा कौन सा भारतीय था इंडिया में अभी तक जिसने कभी भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल नहीं जीता. दिस इज कॉल्ड अभिनव बिंद्रा. मतलब समझिएगा मैडम, बैंक समझता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है. वो ये नहीं पूछता है कि सिंपली जो हम पढ़ के इग्नोर करते हैं, है ना. जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला आपको ट्रम्प साहब के बारे में, तो इस सब चीजों को अगर फोकस करेंगे तो मैं 16 जून से मैं एक मैच ला रहा हूं बच्चों के लिए, आरआरबी और खासकर कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए. इसमें मैं बच्चों को गाइड करूंगा कि जनवरी 2021 से लेकर टिल जब तक उनका एग्जाम होगा, उसमें जो भी करंट अफेयर्स काम के होंगे, पेपर में मैम बहुत कुछ रहता है, बट पेपर में काम का डेटा क्या है वो हम लोग देखेंगे उस क्लास में. उसमें बैंकिंग में देखेंगे, क्या कहते हैं, उसके बाद स्टैटिक भी देखेंगे, और साथ में करंट का भी करेंगे, डाउट सेशन. और ऑल्सो सबसे अच्छी बात क्या होती है ऐप पे कि आपको पता चलेगी पोल के माध्यम से आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो याद रखें सभी लोग, 16 जून को मैं मैच ला रहा हूँ शाम को 7:30 बजे. मेरा कोड जरूर याद रखिए, आपको बेनिफिट होगा RM50. ओके, तो मेरा बस यही कहना था मैम करंट अफेयर्स के लिए. कुछ भी नहीं, बस एक पेपर फॉलो करिए, और जो मेंटर्स आपके क्लास करा रहा है बस उसको फॉलो करिए. इतना मोर देन इनफ है. दिस इज नॉट यूपीएससी एग्जामिनेशन, दिस इज बैंक एग्जामिनेशन. यहाँ टैलेंट नहीं देख रहे हैं कि आप कितना ज्यादा जानते हैं, यहाँ बस ये देखते हैं कि आप 2 आवर्स में स्कोर कर पाएंगे कि नहीं. इट्स मोर देन इनफ. थैंक यू. सर, जैसे आपने अपने सब्जेक्ट के लिए बता दिया, आई वुड लाइक कि शीना मैम आप इंग्लिश का बता दो, और सर आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए बच्चों को गाइड कर दो. ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि बच्चों को कैसे इस सब्जेक्ट को टैकल करना है. शीना मैम आप इंग्लिश का बता दो, उसके बाद हम सर से पूछ लेंगे मैथ्स रीजनिंग का. डन. So guys, if you are preparing for banking examinations, I would rather ask you guys to read. क्योंकि रीडिंग कहाँ से करनी है, अब लोग को ये प्रॉब्लम रहता है. आप द हिंदू आर्टिकल उठाएं अगर आप एक एडवांस लेवल के रीडर हैं तो, अगर आप मीडिएट लेवल के हैं या आप एक बिगिनर लेवल के हैं तो छोटी छोटी स्टोरी बुक्स उठाएं, और वो भी छोटी छोटी, लाइक एक स्टोरी पढ़ ली, एक दिन में 2-3 स्टोरीज पढ़ ली. इसके साथ साथ ये तो रीडिंग का काम हो गया, और जैसे जैसे रीडिंग करेंगे वैसे वैसे चीजों को अपने दिमाग में एक मूवी बनानी है आपने. राइट, व्हेन यू रीड, तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन. ऑलराइट, जब आप रीड करोगे तो चीजों को दिमाग में एकदम मूवी की तरह चलाना है, और जब तक आपका पैराग्राफ सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उस पूरे पैराग्राफ को यहाँ रिटेन करना है. रिटेंशन पावर बढ़ाइए अपनी. साथ साथ रोज के पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर की उठा के लगाते रहिए. जहां से जो वीडियो मिल जाए वोकैबुलरी की वो देखा करिए. अभी वैसे मेरा वाईफाई स्टडी 2.0 पर सुबह 8:30 बजे सारा वोकैब डोज आता है, तो आप उसको देख सकते हो. बाकी और मैं तो कहूंगी जहां से भी जो भी एजुकेटर, क्योंकि अनअकैडमी आपको बहुत लिबर्टी देता है अपने एजुकेटर को चूज करने की. सो गो फॉर द बेस्ट एजुकेटर फॉर योरसेल्फ, और उनसे आप अपनी वोकैब पढ़ें, रोज की अपनी मेहनत करें, रीडिंग करें, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के लगाते रहें, और प्रैक्टिस ही की है. प्रैक्टिस और रीडिंग आर द 2 keys टू क्वालिफाइंग इंग्लिश सेक्शन इन बैंकिंग एग्जामिनेशन. ट्रस्ट माई वर्ड्स. बाकी सारी चीजें होनोलुलु होती हैं कि भैया आप ये वाला टाइम सेट करो, आप ये करो, फलानी बुक पढ़ें. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. आप अपने रीडिंग पे कंसंट्रेट करें और अपनी वोकैब पर रोज का ध्यान दें, रोज की प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन होके पढ़ें, एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड. ट्रस्ट मी, यू विल कम बैक अगेन. Okay, so I'll pass this over to Dharmendra sir and Falguni ma'am.
सर आप बता दीजिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात कर चुका हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर कोई बच्चा बिगिनर है तो उसको स्टार्टिंग से बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स, देन अर्थमेटिक और देन डीआई को जाना चाहिए। एक मिस्टेक ये होती है, बच्चे सबको बताया जाता है मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बच्चे डायरेक्टली डीएस सोल्व करना शुरू कर देते हैं, डीए सोल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो बहुत हैवी है। लेकिन वो हैवी जब लगता है जब आपने बेसिक्स नहीं पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहली जो पार्ट है वो आपको जो है बेसिक कैलकुलेशन, देन स्पीड मैथ्स, प्रीलिम्स को जो कवर कर लेता है ऑलमोस्ट, देन आप फाउंडेशन आप पढ़ते हैं अर्थमेटिक का, और उसके बाद फिर आप मेंस के लिए जाते हैं तो आपका सही रहता है। इससे कुछ पार्ट आपका मेंस का तैयार हो जाता है। ये एक तरह से कंपोजिट तैयारी आपकी हो जाती है। जब कहते हैं कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए साथ साथ में, तो जब अर्थमेटिक फाउंडेशन आप पढ़ रहे हैं तो मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद आप डायरेक्टली डीएस सोल्व करेंगे जो कि अर्थमेटिक से आता है। जब अर्थमेटिक डीआई सोल्व करते हैं वो आपका अर्थमेटिक से आता है, आपका केसलेट सोल्व करते हैं वो अर्थमेटिक से आता है। तो एक तरह से कंपोजिट तैयारी आपकी उसमें चलती है। मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि रीजनिंग में आपका मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो वो टॉपिक जो कन्वेंशनल सबको आते होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ इनइक्वालिटी सब लोग पढ़ लेते हैं, सिलोग सब लोग पढ़ लेते हैं, आपका ब्लड रिलेशन सब पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन सेंस पढ़ लेते हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज पढ़ लेते हैं। तो कुछ 7-8 टॉपिक होते हैं, और ये 7-8 टॉपिक 12 से 15 मार्क प्रीलिम्स में होते हैं, और लगभग इतना ही आपका मेंस में कवर करते हैं। मेजर पोर्शन पजल्स का रहता है। तो बच्चे इन टॉपिक पे से फोकस हटा के वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पजल सोल्व करने लग जाते हैं। भाई एक बात देखिए, अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश को बैलेंस कर लिया और रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपका कन्वेंशनल पार्ट सही है, आप वहाँ से 15 से 20 नंबर लिया, एक पजल भी सोल्व होगी तो भी आप पार निकल गए। लेकिन अगर आपने वो कन्वेंशनल टॉपिक छोड़ दिया और डायरेक्टली पजल सोल्व कर रहे हैं और वहाँ अटक गए तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा बोर्ड में हम क्या करते थे, कुछ टॉपिक हम कर ही लेते थे कि जिससे हमारे जो है कुछ मार्क्स आ जाए, ऐसा होता था। और इंजीनियरिंग में भी हम लोग करते थे, मतलब 5 यूनिट होती थी, उनमें से 3 यूनिट हम करके जाते थे। ठीक है कि 3 यूनिट हो गई तो मतलब पास हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद कई बार मतलब सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते थे हम। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है ऐसा है जो आता ही आता है, तो उसको हमें कर लेना है, और बाकी पार्ट जो है उसको धीरे धीरे कवर करके फिर उस पर अपना टाइम जितना अवेलेबल है, क्योंकि टाइम जो है जितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। तो हमें उसको कवर करना होता है और प्रैक्टिस पे ध्यान देना होता है, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। फागुनी मैम। डन सर, जैसे सबने हर एक सब्जेक्ट के लिए बता दिया, हम भी इंग्लिश के लिए, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको छोटी सी टिप दे देते हैं। हमारे साइड से टिप क्या रहेगी, इंग्लिश में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैम ने बताया वर्बल, हाँ इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रामर उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपकी जो ग्रामर है वो, हमारी जो सीरीज है वो खत्म होते होते पूरी ग्रामर बन जाए। चाहे फिर उसके बाद आप एसबीआई लिखो या फिर आप आईबीपीएस का कोई भी क्लर्क लिखो, पीओ लिखो, कोई भी एग्जाम लिखना चाहो, आपके पास बेसिक जो फाउंडेशन होना चाहिए ग्रामर का वो बन जाए, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो नॉलेज आपको मिल जाए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आई एम मेकिंग श्योर कि हम एवरीडे 2 o'clock आए। कौन सी चैनल पे, तो वाईफाई स्टडी 2.0 पे। यहाँ पर हम आपको बेसिक्स भी पढ़ाते हैं और साथ साथ में 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो होती है हमारी एरर डिटेक्शन की, वो भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे बताए इस तरीके से आपका ग्रामर सॉर्ट हो जाएगा। 2 घंटा आप हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटा बेसिक्स को दो, बाकी उन बेसिक्स को अलग अलग सेंटेंस में अप्लाई कैसे किया जाता है वो जानो। वो जैसे तुमने जान लिया, तुम्हारा सिर्फ एरर डिटेक्शन नहीं, तुम्हारा क्लोज टेस्ट भी होता है, तुम्हारा फिलर्स भी होता है, मैच द कॉलम्स भी तुम ग्रामर को यूज करके कर सकते हो, है कि नहीं। तो हफ्ते में जब भी प्लान कर रहे हो गाइस, मेक श्योर 2 घंटा तुम बेसिक्स को दो, ग्रामर के बेसिक्स को, और उसके बाद में तुम एवरी डे उन्हीं कंसेप्ट्स को सेंटेंसेस में लगाना सीखो। ठीक है, सो दिस वुड बी माई टिप हमारे साइड से। एंड विथ दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, ये कंसिडर करते हैं कि भाई आपके जो भी डाउट्स थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या, भाई अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे बेशक कांटेक्ट कर सकते हो। एंड तीसरी चीज ये कि हमने आप लोगों को बताया हम कौन से टाइम पे क्या कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो उस पर गौर करिएगा और सेशंस में जुड़ते चलिएगा। ठीक है, चलो ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, Let's crack it थैंक यू। guys।